उस विला को खरीदने के लिए पापा ने ताऊजी से मिली जमीन के पैसे और हमारा घर बेच दिया। बिल्डर ने घर के सारे कागजात भी 3 दिन में बनवा दिए थे। जिस काम के लिए अक्सर लोगों को महीनों महीनों तक इंतजार करना पड़ता है, उस काम को हमारे लिए होने में 1 हफ्ता भी नहीं लगा। उसके बाद हम उस विला में रहने के लिए चले गए। मैं चाहता तो नहीं था, लेकिन फिर भी मुझे सबके साथ उस विला में रहने के लिए जाना ही पड़ा। दिया, तुझे क्या लगता है इधर सिर्फ हम ही रहते हैं ना? हाँ मम्मी, क्यों? तभी मम्मी ने दीदी को आंखों से इशारा करते हुए मेरे कमरे की तरफ देखने को कहा। दीदी ने मुझे अपने कमरे से बाहर आते हुए देखा। तभी दीदी समझ गई कि मम्मी मेरे साथ मजाक करना चाह रही थी। मम्मी, नहीं, मुझे तो लगता है कोई तो है जो हमारे बीच रहता है। बेटा, तो एकांश को ही पूछ लेते हैं ना, शायद उसे हमसे ज्यादा पता हो। क्यों एकांश? क्या यार दीदी, सुबह सुबह आप टांग खींचने लगे। मम्मी जाने भी दो ना, आप भी दीदी के साथ शामिल हो गए। कितना अच्छा विला तो है, यहाँ कैसे कुछ बुरा हो सकता है यार, है ना मम्मी? अब वो तो तुम एकांश से ही पूछो। क्यों एकांश? तभी मुझे अचानक से ऐसा लगा जैसे कोई मुझसे भागते हुए तेजी से टकराया हो। एकांश, क्या हुआ? तुझे इस तरह झटका क्यों लगा? पता नहीं दीदी, मुझे कुछ तो छू कर गया था, लेकिन क्या था इसका पता नहीं चला और दीदी को बताने की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि मुझे मालूम था कि वो मेरी बात का यकीन ही नहीं करती। चल आजा, नाश्ता कर ले। जैसे ही मैंने अपना पहला कदम बढ़ाया, मुझे एक और झटका लगा। मुझे लगता है एकांश, तेरी नींद पूरी नहीं हुई है। जा, कुछ देर सो जा। 1 हफ्ता विला में रहने के बाद, वो भी बिना किसी अनहोनी के, मुझे लगने लगा कि जो भी मेरे साथ हुआ था वो कोई वहम ही था। एक सुबह जब मैं नींद से उठकर अपने कमरे से बाहर आया, मैंने देखा पापा सोफे पे बैठे हुए काफी दुखी लग रहे थे। दीदी उनके पास गई। क्या हुआ पापा? कुछ दिनों से बड़े परेशान लग रहे हो, सब ठीक तो है ना? हाँ बेटा, नहीं कुछ नहीं हुआ। क्या तुम अभी तक ऑफिस नहीं गई? हाँ, बस निकल ही रही थी। क्या हुआ, कुछ बोलिए ना। मम्मी, आप ही बता दीजिए। अरे, विला को खरीदने में सारे पैसे खत्म हो गए हैं और अब हमें पैसों की कमी पड़ रही है, इसीलिए पापा टेंशन में हैं। ऐसा कुछ नहीं है बेटा, जैसे ही कोई नई प्रॉपर्टी की डील आएगी सब ठीक हो जाएगा, और जहाँ खुशी मिले वहाँ थोड़ी सी तकलीफ हो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मेरा मन तो मान गया था कि इस विला में सब कुछ ठीक है। अब तक तो मुझे सब कुछ ठीक ही दिख रहा था, लेकिन सब ठीक होने के बावजूद मुझे कुछ अजीब महसूस हो रहा था। आपको क्या लगता है, इस महीने आपको कोई डील मिलेगी? अभी कुछ कह नहीं सकता, कोशिश तो पूरी है कि कहीं न कहीं से कोई डील मिल जाए। किसी की बुरी नजर तो नहीं लग गई हमें? मम्मी और पापा आपस में बात कर रहे थे और ना चाहते हुए भी मुझे उनकी आवाजें सुनाई दे रही थी, और तभी मेरे मुंह से उस बात का जवाब निकल गया। किसी की नहीं मम्मी, उस साई की बुरी नजर जो इस विला में है। एकांश, तुम यहाँ कब आए और तुम्हारे सर से अभी ये भूत नहीं उतरा? इसे बोलने का कोई मतलब नहीं है। घर का राशन भी अब बहुत मुश्किल से हो पा रहा है। निया भी इतना ज्यादा नहीं कमाती कि हमारी तकलीफ कम हो। अभी तो किसी ना किसी तरह से उसी की थोड़ी बहुत कमाई से घर चल रहा है। तुम चिंता मत करो, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ और नए नए लोगों से भी बात कर रहा हूँ, कहीं से भी थोड़ी बहुत तो कमाई हो। उसके बाद कुछ और दिन निकल गए, पर पापा की कोई भी नई डील नहीं हुई। एक दिन पापा ने दीदी को फोन पे अपने दोस्त से बात करते हुए सुना। अभी हाल ही में पापा ने एक नया विला खरीदा है। कांग्रेचुलेशंस। तो कैसा है घर? घर तो बहुत अच्छा है, लेकिन इसे खरीदने में ना काफी खर्चा हो गया, जिसकी वजह से अब प्रॉब्लम हो रही है। एक आइडिया दूं? क्या? बोल ना। तो उस विला को रेंट पे दे दे, ऐसे उस विला की देखभाल भी होती रहेगी और तुम लोग की थोड़ी कमाई भी हो जाएगी। आइडिया तो अच्छा है, लेकिन इसे लेगा कौन? एक्चुअली मेरे कजिन ब्रदर की शादी है, हम सभी मेहमानों के लिए एक बड़ा सा घर देख रहे हैं 1 महीने के लिए, तो ये विला हमें रेंट पे क्यों नहीं दे देती? वाह, ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है। मैं ना अभी पापा से बात करती हूँ और तुझे भी बताती हूँ। हाँ, बात करके जैसे ही दीदी पीछे मुड़ी, उन्होंने वहां पापा को खड़ा पाया। पापा, अभी मैं अपनी दोस्त से बात कर रही थी और उसको अपने विला के बारे में भी बता रही थी। हाँ बेटा, मैंने थोड़ा बहुत सुना।
उसके कजिन ब्रदर की शादी है और मेहमान को ठहराने के लिए उनको ना एक बड़ा सा घर 1 महीने के लिए चाहिए। क्या हम अपना विला रेंट पर दे दें? ठीक है बेटा, अच्छा है, कम से कम इसी जरिए थोड़े पैसे तो आ जाएंगे। ठीक है, मैं आपको उनका नंबर भेज दूंगी, आप उनसे बात कर लेना। हाँ। उसके बाद पापा ने दीदी को दोस्त से बात करके विला को रेंट पे दे दिया और फैसला किया कि हम उनके बचपन के दोस्त सच्चिदानंद अंकल के पास रहने चले जाएंगे। जब हम सच्चिदानंद अंकल के घर पहुंचे, ओहो मेरे दोस्त, बड़े दिनों बाद मिले। अरे नया विला खरीदने के लिए बहुत बहुत बधाई हो। क्या बधाई यार, जब से लिया है तब से हम ठीक से रह भी नहीं पा रहे हैं। ऐसा क्यों बोल रहे हो यार? अपना घर होने के बावजूद हमें उसे छोड़कर दूसरे के घर पर आकर रहना पड़ रहा है। क्या बोल रहा है सुधीर? ये तेरा ही घर है, तू मेरे लिए कोई पराया थोड़ी है। फिर भी हमारी वजह से तुझे तकलीफ तो हो रही है। ऐसा कुछ मत सोच, तू जब तक चाहे तब तक यहाँ रह सकता है। नहीं, मैं तुम्हें इतना ज्यादा परेशान भी नहीं करूंगा, माफ कर देना हमें। बस 1 महीने से ज्यादा के लिए तुम्हें तकलीफ नहीं देंगे। अपने दोस्त के घर में शरण लेने के लिए पापा को अफसोस तो था, लेकिन अगले ही दिन से उनकी किस्मत फिर से पलटी। पापा को एक नई डील के लिए कॉल आया। हेलो, हाँ जी, कौन? क्या मेरी बात सुधीर जी से हो रही है? जी हाँ। जी, मैं राजमोहन बात कर रहा हूँ। दार्जिलिंग में ही मेरा एक प्रोजेक्ट चल रहा है और इसके लिए ही मुझे 100 फ्लैट बेचने हैं उसके। जी सर, आप मुझे एड्रेस भेज दीजिए, मैं आज ही वहाँ जाकर देख लेता हूँ और बायर्स को दिखाना शुरू कर देता हूँ। ठीक है सुधीर जी, मैं आपको आज शाम को मिलता हूँ और आगे की बात वहीं करते हैं। ठीक है सर। उस कॉल के बाद पापा बहुत खुश हो गए और हर बार की तरह इस बार भी पापा मुझे मीटिंग के लिए लेके गए और उनकी ये डील भी फाइनल हो गई। और उस रात पापा ने अंकल के साथ मिलकर पार्टी की। अगले ही दिन पापा ने लोगों को फ्लैट्स दिखाना शुरू भी करवा दिया था। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन 2 ही दिन बाद अचानक पापा को दीदी की दोस्त रोशनी का फोन आया। अंकल, सॉरी, हम यहाँ भी एक पल भी और नहीं रुक पाएंगे। हम यहाँ से जा रहे हैं। इतना बोलते ही रोशनी ने फोन काट दिया, लेकिन उनके साथ उन 2 दिनों में क्या हुआ था ये उन्होंने नहीं बताया। बाद में मालूम पड़ा कि रात को उनके साथ ऐसी घटनाएं घटी जिसके कारण उन्हें विला छोड़ के भागना पड़ा। ये बात विला में उनकी पहली रात की है। रोशनी और उनका परिवार सब आंगन में बैठे हुए थे। कितना सुंदर विला है ना, यहाँ से चांद तारे सब कितने अच्छे दिख रहे हैं और यहाँ कितनी शांति है। आसपास सिर्फ पेड़ होने के कारण कितनी ठंडक है। तभी पीछे की एक खिड़की धड़ाम से बंद हुई। सभी सोच में पड़ गए कि खिड़की बंद कैसे हुई, क्योंकि उस वक्त हवा बिल्कुल भी नहीं चल रही थी। लेकिन फिर सब ने उस बात को नज़रअंदाज कर दिया। ये किसी को नहीं मालूम था कि उस वक्त उस कमरे में रोहित फंस गया था। रोहित रोशनी का कजिन था जिसकी शादी होने वाली थी। हुआ यूं कि जब वो कमरे से बाहर आने के लिए निकल रहा था, तभी अचानक से दरवाज़ा बंद हो गया। ये अचानक दरवाजा बंद कैसे हो गया? और ये खोल क्यों नहीं रहा है? शायद इसका लॉक खराब हो गया है। खिड़की से किसी को बुलाता हूँ। जैसे ही रोहित खिड़की के पास पहुंचा, अचानक खिड़की का दरवाजा भी बंद हो गया। अब ये खिड़की को क्या हुआ? ये भी खुल नहीं रही है। अरे कोई मुझे यहाँ से बाहर निकालो यार। कुछ देर तक रोहित मदद के लिए चिल्लाता रहा, पर कोई भी उसकी आवाज नहीं सुन पा रहा था। रोहित डर के मारे कमरे में इधर उधर देखता है। कमरे में एक बड़ा आईना दिखता है। रोहित को मिरर में कुछ हिलता हुआ नजर आता है। वो धीरे धीरे मिरर के पास जाता है। वो एक 6 फुट का आईना उस पे देखते ही देखते कोई उंगली से गेट आउट लिखता है। रोहित आईने को हाथ से पोंछने की कोशिश करता है, लेकिन वो जाता नहीं है। डर के मारे वो वहीं फ्रीज हो जाता है। अब आईने में उसके ठीक पीछे एक औरत दिखाई देती है। वो पीछे मुड़ के देखा तो वहाँ कोई नहीं होता। वो आत्मा एकदम से रोहित के पीछे आ जाती है और धीरे से उसके कान में बोलती है, निकल जाओ यहाँ से। इस विला में आके तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी।
कौन है? कौन है यहाँ? ये क्या मजाक है? इस विला से भाग जाओ, चले जाओ यहाँ से, चले जाओ, निकल जाओ। इतना सुनते ही रोहित की हालत ऐसी हो गई मानो जैसे उसने अपनी मौत ही देख ली हो। उसके हाथ पैर कांपने लगे और उसने जोर से दरवाजा खटखटाना शुरू कर दिया। जब उसकी मदद के लिए कोई नहीं आया तब वो खिड़की की तरफ भागा और फिर खिड़की को खटखटाना शुरू कर दिया। तभी खिड़की का कांच टूट गया और वो वहां से कूदकर तुरंत आंगन में भाग कर आया। वाह 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 वाह, मेरे कमरे में कोई है। मुझे वहां बहुत भयानक आवाज सुनाई दी। वहां कोई है। लेकिन किसी ने भी उसकी बात पर यकीन नहीं किया। सबको लगा कि उसने कोई बुरा सपना देखा और घबराकर ऐसा किया। उस हादसे के बाद सब सोने चले गए। रोहित, चल तू भी चलकर सो जा। नहीं, मैं उस कमरे में नहीं सोऊंगा। वो उधर ही होगी, उधर ही होगी।